हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एस क्यूब टीवी में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त रजनी, और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है बहुत ही नामी और बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर रेणुका सिद्धापुरा, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। दोस्तों, हम आपके लिए हर हफ्ते स्किन रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, कोई ना कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एपिसोड लेकर आते हैं। तो आज जो हम डॉक्टर रेणुका के साथ एक नया एपिसोड लेकर आए हैं, वो है स्किन के ऊपर। जी हाँ, स्किन के ऊपर तो है ही, लेकिन खासकर वो है एक्ने और पिंपल्स के ऊपर। आज हम शो पर बात करने वाले हैं स्किन रिलेटेड डिजीज, जिसमें पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, और किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इन प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। तो आज उन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रेणुका का हमारे शो पर। डॉक्टर रेणुका, स्वागत है आपका एक बार फिर से एस क्यूब टीवी पर। थैंक यू रजनी, एंड थैंक यू एस क्यूब टीवी की टीम, जो आज आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। मैं डॉक्टर रेणुका सिद्धपुरा, आयुर्वेदिक स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों में मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट का स्किन एंड हेयर के प्रॉब्लम को सक्सेसफुली क्योर किया है, एंड फाउंडर ऑफ आयु नेचर केयर क्लिनिक। मेरे अहमदाबाद में 3 सेंटर्स है स्किन और हेयर रिगार्डिंग, और वहाँ मैं अभी रिसेंटली आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कर रही हूँ सब पेशेंट का। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हर हफ्ते अपना कीमती समय निकालकर हमारे शो पर आती हैं, हमारे दर्शकों से बात करती हैं, हमारे सारे सवालों का इतनी अच्छी तरीके से जवाब देती हैं। तो उसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर, आज का जो शो है हम वो स्टार्ट करते हैं, और आज का जो पहला सवाल है वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में हमारे दर्शकों को बताया कि दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है स्किन रिलेटेड पिंपल्स और एक्नेस के बारे में। तो डॉक्टर रेणुका, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में तो बात की ही थी पिंपल्स के बारे में, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जो नए हैं उनके लिए आप एक बार फिर से रिपीट कर दे, दोहरा दें कि आखिर ये पिंपल्स और एक्ने होने का मुख्य कारण क्या है। पिंपल्स एंड जो एक्ने है ना, उसका मेन रीजन तो पहले तो वो पिंपल्स कैसे क्रिएट होता है उसकी मैं डेफिनेशन थोड़ी दिखा दूं। हमारी स्किन में एक ऑयल ग्लैंड्स होती है, सीबेसियस ग्लैंड्स, उसमें से एक सीबम क्रिएट होता है, यानी कि एक ऑयल का सिक्रेशन होता है। तो जिन लोगों को स्किन में ये सिक्रेशन जब बढ़ जाता है, तब वो ऑयल का सिक्रेशन, उसकी स्किन ऑयली हो जाती है, ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो उसके काफी रीजन है, वो भी मैं अभी रिसेंटली बताने वाली हूँ। तो वो जो ये सीबम और सिक्रेशन जब बढ़ जाता है, तो उसमें जब बैक्टीरिया, डेड स्किन, डेड सेल्स एंड डस्ट, ये चारों चीज इकट्ठी होती है ना जब स्किन में, कि हम स्किन की हमारी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, बार बार वॉश नहीं करते हैं, और स्किन में उसके पिंपल्स होते हैं तो सब लोग घबराते ही है, तो स्किन को टच करने के लिए भी सब लोग घबराते हैं। तो वो उसकी अच्छी तरह से केयर नहीं करते, तब ये सब डेड स्किन, डेड सेल और ये डस्ट है, वो वहां इकट्ठे होके एक पिंपल्स पैदा करते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो उसी को ही हम एक्ने पिंपल्स बोलते हैं। अब ये पिंपल्स एक्ने होने का रीजन क्या है? होता है तो फेस पे, पर उसका रूट कोज है हमारा स्टमक और हमारा इंटरनल बॉडी। इंटरनल बॉडी में जब डिस्टर्ब होता है तभी वो एक्सटर्नल में आता है। तो इंटरनल बॉडी कैसे उसमें रोल करता है? तो पहले तो आती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हमारा पाचकाग्नि यानी कि हमारा डाइजेशन पावर अच्छा नहीं होता है, तब वो फूड का अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं कर पाता, तो पेट में गड़बड़ होती है, एसिडिटी होती है, कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता है। तो एक रूट कोज है, हम बोलते ही है ना कि कब्जी सब रोगों का रूट कोज है। पिंपल्स हो या कोई अदर स्किन डिजीज हो या पेन हो, तो कब्जी, डाइजेशन पावर अच्छा नहीं होता है तो पहले तो कब्जी होती है, तो कब्जी से एक पिंपल्स बढ़ते हैं। दूसरा मेन रीजन है हार्मोन्स इम्बैलेंस। हार्मोन्स में स्त्रियों में खास रहता है, मेल में भी सेम हार्मोन्स प्रॉब्लम ही रहता है। जब उसके बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो पुरुषों में एडीएच का लेवल बढ़ जाता है, तब लेडीज और पुरुषों दोनों, पुरुष और स्त्रियों दोनों में ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस रहता है। तब लेडीज को खास करके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो जाता है।
तो जब ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, तब उसका जो हार्मोन्स लेवल में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तब सीबीएसएस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तब भी ये पिंपल्स करता है। और कॉन्स्टिपेशन तो इसमें रोल करता ही है। सेम ही पुरुषों में उसका एडीएच लेवल बढ़ जाता है, तब उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है सीबीएसएस ग्लैंड का, तो एक एक्ने करता है। और हमारा फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा मैदे की चीज हो, कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं, बाहर का फूड, ज्यादा तीखी तली हुई चीज हम लेते हैं, बेकरी की आइटम, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, ये सब जो हम ज्यादा ले तो भी हमारा डाइजेशन पर इफेक्ट करता है और ये पिंपल्स पैदा करते हैं। और न्यूट्रिशन फूड की कमी, वेजिटेबल फ्रूट्स की कमी और आयरन लेवल, शरीर में खून की कमी हो, तब भी ये पिंपल्स पैदा होते हैं। और स्ट्रेस भी इसमें बहुत रोल करता है। जब हम अच्छी तरह से नींद नहीं लेते हैं, अच्छी तरह से टाइम से नींद नहीं लेते हैं, टाइम से उठते नहीं है और सोते नहीं है, तो ये दोनों चीज हमारे हार्मोन्स को इम्बेलेंस करती है। डायरेक्ट नहीं इफेक्ट करती, बट हार्मोन्स को इम्बेलेंस करती है और वो एक्ने के रीजन बन जाता है। और टाइम से हम जो फूड नहीं लेते तो भी वो हमारे डाइजेशन सिस्टम पर इफेक्ट करता है, वो एक्ने का रोल करता है। कभी कभी कोई किसी का प्रोफेशनल भी ऐसा होता है कि उसको बहुत गर्मी वाली जगह पे काम करना पड़ता है, कोई केमिकल वाली फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, और कोई ऑयल फूड बनाने में जो कोई काम करता है, तो वहाँ का जो एटमोस्फियर वो भी एक्ने को क्रिएट करने का में रोल करता है। तो ये सब रीजन है। और एक हेरिडेटरी भी है, मम्मी पापा की स्किन जो पिंपल्स वाली हो या थोड़ी अच्छी नहीं हो, तो वो उसके बच्चों में भी आ सकता है, बच्चों में भी आ सकता है। तो ये हेरिडिटी भी कभी कभी हो सकती है। तो ये सब सारे रीजन है हमारे एक्ने के। तो डॉक्टर, आपने इतने बहुत ही डिटेल में आपने बताया कि किस तरीके से क्या क्या मुख्य कारण होते हैं पिंपल्स होने के, एक्ने होने के। लेकिन यहीं पर मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि चाहे हम खान पान की वजह से कहें या इनडाइजेशन की वजह से कहें, या फिर हम कहें कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हमको जो पिंपल्स हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि किसी किसी के जो पिंपल्स होते हैं वो ड्राई और सूखे पिंपल्स होते हैं, लेकिन किसी किसी के जो पिंपल्स होते हैं वो पस वाले पिंपल्स होते हैं। तो इसमें ऐसा क्या मेन रीजन है? ये इधर हमारा आयुर्वेदिक बहुत मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। पिंपल्स के कई प्रकार के होते हैं, वायु, वात, पित्त, कफ। तो इसमें कफ ज्यादा हो तो बड़े और पस वाले बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं। पित्त हो तो वो पस वाले पिंपल होते हैं, सूखे हो तो वायु वाले पिंपल होते हैं। तो ये कौन सा दोष है बड़ा है बॉडी में, कौन सा दोष बढ़ गया है बॉडी में, और कौन सा पिंपल्स हुआ है, क्या सिम्टम्स है, उस हिसाब से हम बात पित्त कफ के रिगार्डिंग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और उस रिगार्डिंग उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। अच्छा, पिंपल्स की ट्रीटमेंट ही और पिंपल्स के हिसाब से उसको देख के ही ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि तो ही हम उसको रूट कोज से दूर कर सकते हैं। एलोपैथी में जो पिंपल्स की ट्रीटमेंट है ना, वो उसका परमानेंट क्योर नहीं है। मेरे पास ऐसे कितने पेशेंट आते हैं कि हमने मेडिसिन किया है, हमने 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन जब तक मेडिसिन शुरू है तब तक हमको पिंपल्स में आराम है। जब हम मेडिसिन को स्टॉप करते हैं तो तुरंत ही वापस आ जाते हैं। वहाँ आयुर्वेद पिंपल्स, कौन सा पिंपल्स है, कौन सा दोष है, उस रिगार्डिंग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि रूट को जान के उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो आयुर्वेद इसको परमानेंट सॉल्यूशन देता है। तो वो रूट कोर्स से जाता है। तो इस हिसाब से हम पिंपल्स को डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर, इसके साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जब पिंपल्स होने लगते हैं तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है, सबसे बड़ा जो इफेक्ट करता है वो इंसान पर, वो है मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इंसान स्ट्रेस बहुत लेने लगता है कि कैसे जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है, कई पेशेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जी। हाँ, स्ट्रेस लेवल बगैर कुछ नहीं होते, और स्ट्रेस लेवल और ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो केयर नहीं कर पाते, तब वो बढ़ जाता है। तब कभी कई पेशेंट ऐसे में रहे कि वो डिप्रेशन में भी गए होते हैं, और हम उसको काउंसलिंग करके वापस लाना पड़ता है और उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। आप जैसे आपने बताया
कि आपके जो काफी ऐसे पेशेंट्स भी रहे हैं जो डिप्रेशन में गए हैं पिंपल्स होने की वजह से, एक्ने होने की वजह से, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना लो हो जाता है। लेकिन डॉक्टर मैं आपसे एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बालों के लिए भी कहते हैं ये हेयर फॉल भी होता है। अगर ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है और आपकी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है वो दुगनी हो जाती है। तो अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो वो और ज्यादा होंगे। तो क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक कहने वाली बात है? नहीं, डेफिनेटली ये सच है। अच्छा। जितना तुम जो भी प्रॉब्लम आई है उसका स्ट्रेस उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका रूट कॉज क्या है वो जान के उसकी फाइट करो, उसकी ट्रीटमेंट करो। स्ट्रेस करोगे तो वो दुगना बढ़ेगा। हेयर फॉल है या स्किन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या अदर हेल्थ रिगार्डिंग कोई कुछ प्रॉब्लम है, सो स्ट्रेस करने से वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेस करने से हमारा पूरा बॉडी की सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी पाचन शक्ति, हमारा हार्मोन्स बैलेंस सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी नींद। तो एक के बाद नए नए डिजीज खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं करना है और अपने आप मिट भी जाएगा, इससे ख्याल में भी नहीं रहता है। 10 दिन 15 दिन हुआ तुरंत ही हेयर हो या स्किन हो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है अच्छी तरह से, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट ही उसका सॉल्यूशन है। अपने आप चले जाएगा, अपने आप टाइम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट करनी ही पड़ती है, अदरवाइज वो ज्यादा बढ़ता है और हमें कुछ और नया करना पड़ता है स्किन के लिए। और पिंपल्स में तो खास कभी कभी जो हम केयर नहीं करते, तो प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो वो बढ़ जाता है, उसका इन्फेक्शन दूसरी जगह लग जाता है और कभी कभी उस पर डीप खड्डे भी हो जाते हैं जो बाद में क्योर करने का हमारे हाथ में नहीं होता है। बाकी दाग वगैरह जो होते हैं वो उसको हम क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर रेणुका, इसी के साथ एक और सवाल ये है मेरा आपसे कि क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है और मैंने इवन अपने आसपास भी ये चीजें नोटिस की है कि कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं किन्हीं लोगों को पिंपल्स होते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, अच्छा खाना खाना हो या 2 से 3 लीटर पानी पीना हो दिन भर में, तो इतना खुद का देखभाल करने के बावजूद भी उनके जो पिंपल्स हैं वो दूर नहीं होते और हटते नहीं है और मिटते नहीं है। लेकिन वहीं पर इन कंपैरिजन टू अदर पीपल जो अपनी बॉडी का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, उतना स्किन केयर रिजीम फॉलो नहीं करते हैं और खाने को भी जो उन्हें मिल जाए वो खा लेते हैं और उनके फेस पर इतने पिंपल्स नहीं होते, उनके स्किन पर इतने पिंपल्स नहीं होते। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों होता है? ये प्रकृति आ जाती है। मैंने बोला ना कि हेरिडिटी भी हो सकता है और उसकी प्रकृति भी ऐसी है कि एक की हेरिडिटी उसको पेरेंट्स को या मम्मी या पापा को किसको नहीं है, अच्छी है स्किन, तो उसके बच्चे में भी अच्छी स्किन है। दूसरों को है या उसके मम्मी पापा को जब यंग थे तो वो उसको थे पिंपल्स, तो उसके बच्चे में आ गए। और वो जो बंदा है उसकी प्रकृति भी कौन सी है, बात की कफ रिगार्डिंग ज्यादा है और वो डाइट भी उसका कुछ तो कुछ होगा ही, या हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो ही वो पिंपल्स से अफेक्ट होता है। बाकी वरना तो अपने आप तो ये नहीं होता है, कुछ ना कुछ वहाँ रीजन होता ही है। तो डॉक्टर रेणुका, इसके साथ मेरा अगला सवाल ये है कि जब फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं या एक्ने होने लगते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें हमारा फेस वॉश चेंज करने की जरूरत है या हम जो मेकअप का जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो चेंज करने की जरूरत है, या जो ऑलरेडी है ये कर सकते हैं? हाँ, मेकअप और फेस वॉश का चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपको जब चूज करते हो तभी आपको अच्छी तरह से देखना है कि ये आपके स्किन के लिए सुटेबल है, ये मेकअप जो है वो भी आपके स्किन के लिए सुटेबल है। क्योंकि मैंने कहा कि एक्सटर्नल इंटरनल भी कुछ प्रॉब्लम है तो ही ये एक्सटर्नल दिखाई दे रहे हैं पिंपल्स। और फेस वॉश भी जब आप कोई सिलेक्ट करो तो अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड अच्छी कंपनी जिसमें आयुर्वेदिक मेन फेस वॉश, साबुन कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है फेस पे जो इसको पिंपल्स है वो। और पिंपल्स में भी जो आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट्स है मेन स्किन के लिए और पिंपल्स के लिए, नीम के पत्ते, नीम वाला जो फेस वॉश है वो, एलोवेरा वाला हो इंग्रेडिएंट्स हो और हल्दी वाला इंग्रेडिएंट्स हो, क्योंकि इस सब में एंटीबायोटिक प्रिपरेशन है, इंग्रेडिएंट्स एंटीबायोटिक कंटेंट है वो जो हमारी स्किन में ये पिंपल्स को होने से रोकता है। और मेकअप भी जितना हो सके इतना हर रोज आपको रीजन हो तो ही मेकअप करना है, क्योंकि स्किन में जितना भी है कोई रीजन नहीं है आपके पास और घर पे ही रहना है तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है ना।
आपका प्रोफेशनल ऐसा हो और नहीं आपको डेफिनेटली इसको हर रोज आपको मेकअप करना ही है, तो अच्छी कंपनी का मेकअप लो और अच्छी तरह से करने के बाद अच्छी तरह से उसको रिमूव करो। रिमूव करने के बाद भी जो तुम आयुर्वेद के हिसाब से उसको केयर करोगे तो भी वो आपको बेनिफिशियल हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आयुर्वेदिक इतने इसे कितने कंटेंट है, पंचवक्कल क्वाथ, त्रिफला क्वाथ, उसको उबाल के उसका एक स्टीम ले लो आप, तो भी वो आपके पोर्स में जो भी मेकअप के कंटेंट्स है वो रिमूव करता है और आपको जो स्किन को क्लींजिंग मिल्क से तो रिमूव करना है, उसके बाद स्टीम लेके आप अपनी स्किन की केयर करते हो तो भी आपको पिंपल्स नहीं होगा। तो जिसकी ऑयली स्किन है खास करके तो उसको ये प्रिकॉशन रखना है मेकअप में और फेस वॉश में, दोनों में। और डॉक्टर रेणुका, इसी के साथ एक और सवाल आपसे ये है कि जैसे लोग नॉर्मली फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश यूज किया, पानी से फेस वॉश कर लिया, उसके बाद फेस में फेस वॉश लगाया और उसके बाद दोबारा पानी से वॉश कर लिया और फिर देन एक अच्छे साफ सुथरे टॉवल से उसको क्लीन कर लिया, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर रहता है फेस वॉश का। लेकिन क्या इसके अलावा एज अ डॉक्टर, एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो आप क्या कुछ और स्टेप्स जो है वो सजेस्ट करना चाहेंगे ऑडियंसेस को टू हैव अ बेटर हेल्दी एंड क्लीन स्किन? यस यस, जो लोग जिसको पिंपल्स रहता है और हर रोज उसको थोड़ी पिंपल्स की शिकायत है, उसको क्लींजिंग में खास ध्यान रखना है। फेस वॉश, अच्छा वाला फेस वॉश, मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स बोला, नीम, एलोवेरा, हल्दी वाला। ये फेस वॉश दिन में 3 से 4 बार यूज करना, 3 से 4 बार इसको यूज करना है मैक्सिमम। और हाँ मैक्सिमम, और उसको पिंपल्स को हल्के हल्के हाथ से उसको पोंछना है, रब नहीं करना है। टॉवेल भी सॉफ्ट लेना है और हल्के हल्के हाथ से पोंछना है। और हो सके तो घर पे जो हल्दी होती है, हल्दी, उसका थोड़ा गर्म पानी बना के उसमें थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा रख के उसको भी थोड़ा शेक दे, तो भी आपकी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रेशन कम हो जाता है, चिकास कम हो जाएगी और वहां का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी रुक जाएगा। तो हल्दी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक ड्रग है स्किन के लिए, केयर करने के लिए। तो दिन में एक बार ये करें तो भी उसको बहुत अच्छी तरह से उसका हेयर फेस वॉश भी हो जाएगा और पिंपल से उसको राहत भी मिल सकती है। ये आपने जो स्टेप बताया, ये जो जिनको पिंपल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। तो कोई क्लिनजिंग में कोई ऐसा क्लिनजर जो आप स्पेशली रेकमेंड करें? घर पे बना क्लिनजिंग भी आप घर पे टोटली नेचुरल बना सकते हो। अच्छा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। घर पे थोड़ी फ्रेश एलोवेरा हो तो वो 1 चम्मच लेना है, या एलोवेरा जेल 1 चम्मच लेना है। हमें दूध में थोड़ा कच्चा दूध, हाँ, जी आप दोबारा से बता दीजिए थोड़ा सा, एलोवेरा या एलोवेरा जेल? एलोवेरा की पेस्ट लेनी है, एलोवेरा की जेल लेनी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच दूध लेना है, कच्चा दूध, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। उसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से हमारी स्किन पे अच्छी तरह से उसको अप्लाई कर देना है। 2 मिनट तक उसका अच्छी तरह से मसाज देना है और उसके बाद कॉटन से उसको रब करना है यार। तो उसको अच्छी तरह से रब करके कॉटन से निकाल देना है। और ये हाँ, ये नेचुरल क्लींजिंग है और हमारे डीप टिश्यू से वो डर्ट्स और डेड सेल्स है वो, और जो ऑयल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो सब रिमूव करता है और हमको पिंपल से बचाता है। तो ये नेचुरल क्लींजिंग है। तो आपने ये क्लिंजर बताया, एक बार फिर से उसके इंग्रेडिएंट्स में रिपीट करना चाहूंगी। एलोवेरा जेल और कच्चा दूध। यस। तो इससे जो है वो घर में बैठे हम क्लिंजर बना सकते हैं और ये नेचुरल क्लिंजर हम बनाकर अपने फेस पर लगाकर यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार। यस। ओके, चलिए इसके बाद डॉक्टर एक और सवाल आपसे जो है वो ये है कि कई लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर आपको टीन एज में पिंपल्स हो जाए फेस पर तो आपको मेनोपॉज के बाद भी पिंपल्स होंगे ही होंगे। तो क्या ये एक मिथ है या फिर ये सच बात है? मिथ तो नहीं है, हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका डाइट अच्छा हो, या आप कोई एक्सरसाइज योगा कर रहे हो डेली, तो ये नहीं भी हो सकता है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, ये टोटली हार्मोन्स
के ऊपर ही गेम है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बेलेंस हो गई है, आपको 35 की एज में छोटी उम्रों में मेनोपॉज आ गया, तो ये आ सकता है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ रिगार्डिंग, तो नहीं भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आ ही सकता है पिंपल्स इस एज में। ओके। और डॉक्टर, इसी के साथ एक और सवाल ये है कि कई लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है मेकअप करने का, और कई लोगों का प्रोफेशन भी होता है, जैसे कि आपने कहा जिस प्रोफेशन में होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मेकअप यूज करना होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में जब पिंपल्स हो तो आप प्लीज ऐसा कोई नुस्खा बताइए जिससे लोग जो है वो मेकअप भी कर सके, अगर पिंपल्स हो जाए तो वो। जिसका प्रोफेशनल ऐसा है कि उसको मेकअप वगैरह डेली करना ही पड़ता है, तो उसको एक ही चीज मैंने बोला ना कि ख्याल में रखनी है कि उसको जब मेकअप किया है तो उसको टाइम से रिमूव करें और अच्छी तरह से रिमूव करें। मैंने जो नेचुरल घर पे ही बनाने के लिए जो क्लींजिंग मिल्क का यूज किया कि वो नेचुरल घर पे बना सकते हो, तो हर रोज हमको क्लींजिंग मिल्क का यूज करना है, तो हर रोज वो नेचुरली हम यूज करें तो हम अपनी स्किन को अच्छी रख सकते हैं और ये पिंपल से बच सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल ऐसा है तो हमको मेकअप तो करना ही पड़ता है, तो मेकअप करने के बाद उसको रिमूव अच्छी तरह से करो और दिन भर अच्छा पानी का इंटेक अच्छी तरह से करें। 10 से 12 ग्लास पानी का इंटेक करो, अपना डाइजेशन सिस्टम अच्छी रखो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो और फूड में ध्यान दो, निंद्रा अच्छी तरह से लो, तो थोड़ा अपने हेल्थ पर जाएगी तो वो पिंपल से बच सकते। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पिंपल्स के वजह से बहुत सारे गहरे जो है वो मार्क्स स्किन पे रह जाते हैं, स्कार्स स्किन पे रह जाते हैं, और बहुत हम कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो मार्क्स है वो जाने का नाम नहीं लेते। तो ऐसी कोई रेमेडी आप हमारी ऑडियंसेस को बताना चाहेंगे जिससे वो एक्ने स्कार्स जितना जल्द से जल्द हो सके चले जाए? यस, अभी जो एक्ने स्कार है वो डे बाय डे धीरे धीरे चला ही जाता है अगर हम उसकी अच्छी तरह से केयर करें, उसकी ट्रीटमेंट करें। तो पहला होम रेमेडीज है न्यूट्रिशन फूड, आयरन रिच फूड हम जो रेगुलर कंजप्शन में ले के भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हमें आयरन अच्छी तरह से मिल ही जाता है, तो वो ज्यादा बढ़ाए, थोड़ा बढ़ाए तो इंटरनल हमारा जो आयरन लेवल शायद कम हो गया हो तो उसकी वजह से हीलिंग पावर शायद कम हो गया हो, तो भी हम उसको क्योर कर सकते हैं। दूसरा, एलोवेरा जूस, फ्रेश घर पे ही बना हुआ एलोवेरा जूस और आधी चम्मच हल्दी। हल्दी इतना अच्छा आयुर्वेद ने बोला है ना कि वो हमारे जो स्किन डिस्कलरेशन हो, ब्लैक हो, तो उसको भी हमारे स्किन में गोरापन ला देती है। तो हल्दी और एलोवेरा जूस, ये दोनों चीज का हर रोज हमें सुबह शाम या एक टाइम सेवन करना है, खाने से पहले या रात को सोते वक्त। तो ये इंटरनल हुआ। एक्सटर्नल में भी एलोवेरा का मैक्सिमम यूज करना है, जैसे कि एलोवेरा क्रीम में बताती हूँ, एलोवेरा पैक भी है, तो एक एलोवेरा पैक है, उसमें भी हमें हल्दी एलोवेरा जेल का यूज करना है और हल्दी, आधी चम्मच हल्दी का पाउडर और एलोवेरा जेल, और उसमें विटामिन ई की कैप्सूल आप डाल सकते हो। अच्छी तरह से पेस्ट बना के आप स्किन पे हर रोज उसका अच्छी तरह से अप्लाई कर दो और हर रोज ये लेप करो, तो आपकी स्किन धीरे धीरे ये डिस्कलरेशन, स्किन पे जो भी मार्क्स है वो एजिंग शायद प्रोसेस शुरू हो गई हो, वो सब क्योर करता है। लेकिन एक ही चीज है, उसको हर रोज अप्लाई करना है। और आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होने देगी मास्क और पैक, तो ये हर रोज आप अप्लाई करो तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका स्किन का डिस्कलरेशन, उससे जो डार्क धब्बे है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रेणुका, फिर से हमारे शो पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतने बढ़िया बढ़िया नुस्खे हमारी ऑडियंस को बताए। अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। आप सब देखते रहिए एसक्यूब टीवी।